बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, यानी सेल बायोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज होती हैं उनको हम पढ़ेंगे। इन टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक जो हम पढ़ेंगे वो सेल फ्रैक्शनेशन है। सेल फ्रैक्शनेशन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड्स यूज्ड टू सेपरेट अ सेल ऑर्गेनेल एंड कंपोनेंट्स बेस्ड अपॉन साइज एंड डेंसिटी। यानी कि सेल फ्रैक्शनेशन में हम क्या करते हैं कि हम कई मेथड्स यूज करते हैं और उनको यूज क्यों करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम सेल ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट्स को उनके साइज और डेंसिटी की बेस के ऊपर हम क्या करें कि उनको हम अलग अलग कर लें। अब इसका हमें फायदा क्या होगा कि एक्चुअली अगर आप करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल कंपोनेंट्स में से किसी को देखना चाह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देखना चाह रहे हैं, राइबोसोम्स देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या है कि इससे इस मेथड को यूज करके आप उनको स्टडी कर सकते हैं। अब जो ये प्रिंसिपल जो है सेल फ्रैक्शनेशन का, इसके 2 स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला स्टेप जो है वो कौन सा है, होमोजेनाइजेशन, और जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इनको अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले होमोजेनाइजेशन। अब होमोजेनाइजेशन जो है वो होती क्या है कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ होमोजेनस मैस ऑफ सेल्स, और जो होमोजेनस मैस ऑफ सेल्स है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम सेल होमोजिनेट और सेल सस्पेंशन भी कहते हैं। अब ये होमोजिनेट बनाना चाह रहे हैं हम, सेल होमोजिनेट बनाना चाह रहे हैं या होमोजेनस मैस ऑफ सेल्स बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसको करेंगे कैसे कि हम इसके लिए एक एपरेटस यूज करते हैं कि जिसको होमोजेनाइजर कहते हैं। लेकिन इससे पहले ये बात जानना जरूरी है कि हमें होमोजेनाइजर में डालने की जरूरत है क्यों। ये देखिए आप, अगर ये सेल्स को अगर आप देखें, चाहे एनिमल के हैं, प्लांट्स के सेल्स हैं, तो वो अलग अलग नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं कि टिश्यूज की फॉर्म में प्रेजेंट है। और जैसे यहाँ पर आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक ये सेल, ये प्लांट सेल दिखाए हुए हैं, एक ये सेल है, फिर एक ये सेल है, फिर एक ये सेल है और एक ये सेल है। तो ये सेल्स क्या है, ये दरमियान में अगर आप देखें ये और इस तरह से इन दोनों सेल्स के दरमियान में ये, तो इन सेल्स को जिस चीज ने जोड़ा हुआ है वो क्या है, मिडल लमेला। तो जैसे अगर हम प्लांट सेल्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग करना है ना। सेल होमोजिनेट क्या चीज है, सेल होमोजिनेट जो है वो होमोजेनस मैस ऑफ सेल्स है जिसमें हमने सेल्स को अलग अलग करना है। तो अब जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं तो आप क्या सेल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये जो आपने इनको अलग करना है, तो इसके लिए फिर आपको कोई एंजाइम चाहिए कि आप उसको अलग कर सकें। तो इसको हम अलग करने के लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं उसका नाम है पेक्टिनेज। क्यों, क्योंकि मिडल लमेला जो होता है जिसने कि क्या किया हुआ है, इन सेल्स को बाइंड किया हुआ है, वो क्या है कि वो पेक्टिन का बना होता है। तो हम उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं कि हम उसको पेक्टिनेज यूज करेंगे। यानी आप होमोजेनाइजेशन करना चाह रहे हैं तो अब आपने क्या करना है, ग्राइंडिंग ऑफ सेल्स करनी है। और उसके लिए हम करते क्या है कि हम जो है सेल्स को हम जो अपने कोई भी आपने टिश्यू अलग किया है उसको आप क्या करेंगे कि ग्राइंड करेंगे, किसके अंदर, सूटेबल मीडियम में। अब मीडियम में किस किस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, उसमें करेक्ट पीएच होनी चाहिए, आयोनिक कंपोजिशन होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, और तीसरी बात इसके अलावा जो आपकी बात बल्कि चौथी बात बनती है ये कि एंजाइम चाहिए जो कि सीमेंटिंग सब्सटेंस। वो सीमेंटिंग सब्सटेंस कौन सा होता है, जिसने सेल्स को एक दूसरे से टिश्यू में जोड़ा हुआ है। तो इसमें जैसे इस केस में हम बात कर रहे हैं, हम पेक्टिनेज यूज कर रहे हैं। अब इसको जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, हम ये देख सकते हैं आप, ये होमोजेनाइजर है। अब ये होमोजेनाइजर जो है इसके अंदर हमने डाला हुआ है, ये होमोजेनाइजर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, उनको डाल लिया हमने मीडियम के अंदर हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम जो होमोजेनाइजर जो है हम इसको चलाते हैं तो क्या होता है कि बिल्कुल काम जैसे एक आपके घर में फूड मिक्सर या ब्लेंडर होता है उसकी तरह ये काम करता है। और उससे आपको क्या होगा कि यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स मिल जाएगा, और उसको हम कहते हैं सेल होमोजिनेट। यानी कि आप जब होमोजेनाइजर में डालते हैं तो आपको क्या चीज मिल जाती है, एक सेल होमोजिनेट मिल जाता है जो कि
यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि सेल फ्रैक्शनेशन जो है उसके कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स रिपीट कर रही हूं आपके लिए। कौन से, एक होमोजेनाइजेशन और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी होमोजेनाइजेशन तो हमने कर ली, अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसमें आप क्या करते हैं कि अब ये वो प्रोसेस, आप डिफाइन जरा पहले इसको कर लें कि इज द प्रोसेस to separate substances on the basis of their size and densities under the influence of centrifugal force। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि अब जो सब्सटेंसेस हैं उनको उनकी साइज और डेंसिटी के लिहाज से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर हम क्या करेंगे, उनको हम अब एक दूसरे से सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अब इसको अलग अलग करने के लिए जो चीज हमें चाहिए, इधर भी मशीन एक चाहिए और उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये सेंट्रीफ्यूज है। ये देख रहे हैं आप, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन पूरी दिखाई है। और इसके ये जो ये पोर्शन है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स को हम रखते हैं और इसकी ये देखिए ये सेंटर जो इसका है, इसकी ये डिटेल ये है कि इसके दरमियान में ये देख रहे हैं आप, ये मशीन लगी है, इसे क्या कहते हैं, रोटर। और इसमें हम इसकी जो साइड्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो ट्यूब जो होती है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो ट्यूब जो हम यूज करते हैं वो बिल्कुल देखने में आपको वो जो जैसे आपकी टेस्ट ट्यूब्स आप यूज करते हैं उस तरह से ही होती हैं। और अब हम जो कंटेंट है अपने, जो कि हमने होमोजेनाइजेशन जब हमने की थी वहां से हमें मिले हैं, तो हम उसको इसमें डालेंगे और इनको अब हम क्या करते हैं, जब स्पिन करते हैं, जब यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन जब होगी, यानी कि जब ये ट्यूब्स इसमें ये रोटर चलेगा ना, तो ये क्या करेंगे, ये स्पिन करेंगे और जब ये स्पिन करेंगी तो इनके ऊपर एक्सर्ट कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जब हम ये कर रहे हैं तो इसके पास हमारे लिए जब सेंट्रीफ्यूगेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 मेजर वेज होते हैं जिसमें हम इसको कर सकते हैं। उसमें पहला तरीका क्या है इसमें कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरा तरीका क्या है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हमने एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि वो जो हमारे सेल कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे कि हम इनको सेपरेट करते हैं डिफरेंट लेयर्स के अंदर। ये आप ये फिगर में देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने ये कंपोनेंट्स को इसमें डाला है, मीडियम भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जिस वक्त हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इसके अंदर तो जो आपका होमोजेनेट था इसमें तो हर तरह के पार्टिकल्स है ना, डेंसिटी और साइज के लिहाज से, यानी कुछ स्मॉलर होंगे, कुछ लार्जर होंगे। ये देख सकते हैं आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स जो है इसमें प्रेजेंट है। अब जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं इसमें तो आपके पास क्या आ गई हैं, लेयर्स आ गई हैं। देखें, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। तो लेयर्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स भी कहते हैं। तो अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि सेल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट जो है साइजेस एंड डेंसिटीज जो हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं डिफरेंट लेयर्स में ट्यूब के अंदर के जिसमें आपने आयोनिक मीडियम जो है उसमें डाला हुआ है। और आपके पास एक और भी चीज है कि आपको पता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो कहाँ पर होना चाहिए, उसको नीचे होना चाहिए। जैसे जिनका साइज पार्टिकल्स का सबसे ज्यादा है वो कहाँ होंगे, ये आपके बॉटम लेयर के अंदर के, जिसके आप ये देख साइज से भी देख सकते हैं पार्टिकल्स, ये देखें कि दीज आर ऑफ लार्ज साइज। तो साइज के लिहाज से जो सबसे ज्यादा बड़े हैं वो होंगे सबसे नीचे, और अगर मैं इससे ऊपर वाले में जाऊं तो इससे छोटे, इससे ऊपर जाऊं तो वो इससे भी छोटे, और सबसे छोटे वाले कहाँ पर होंगे, वो जो आपकी सरफेस लेयर है जो सबसे ऊपर वाली है उसमें होंगे प्रेजेंट। इसी तरह से हम यहाँ पर भी हम मीडियम डाल के हम ब्लड के कंपोनेंट्स आप ये देख सकते हैं, हमने इनको सेपरेट किया हुआ है। तो आप ये इस तरह से इनको भी सेपरेट कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये लेयर्स बन गई हैं। इसके बाद दूसरा जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसमें हमने जिस चीज का ख्याल रखना होता है वो क्या है कि सेडिमेंटेशन रेट जो है वो पार्टिकल का कोई भी गिवन साइज एंड डेंसिटी का जो होता है आपका, तो उसकी जो होता है एक सेडिमेंटेशन रेट होता है कि जिसके ऊपर उसने क्या करना है, सेडिमेंट करना है। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी वो सेडिमेंट करेगा जिस पार्टिकल को भी आप अलग करना चाह रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग स्पीड्स को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना आप रोटेशन ज्यादा रखेंगे तो छोटे से छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो सेडिमेंट
कर जाते हैं। तो हम इसमें सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड्स को यूज करते हैं। हर स्टेप पे हम क्या करेंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने स्टार्ट किया इसको, ये हमारे डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं जिनको हमने डिफरेंट कलर्स में यूज किया हुआ है। तो अब हम जिस वक्त सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होता है कि जिस वक्त आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो अपने जो है सबसे पहले जो लार्जेस्ट होंगे आपके पार्टिकल्स जिनका साइज डेंसिटी ज्यादा है, तो वो क्या होगा कि वो आपके यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये बॉटम के ऊपर ये क्या किया है, इन्होंने सेडिमेंट कर दिए हैं। अब ऊपर क्या है, ऊपर वो पार्टिकल्स हैं आपके के जो सस्पेंशन की फॉर्म में लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं और जो नीचे बैठे नहीं हैं, जिन्होंने सेडिमेंट नहीं बनाई। तो अब हम क्या करते हैं कि जो ये बॉटम के ऊपर जो आपका जो पार्टिकल्स जो कि सेडिमेंट कर जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि हम इनको क्या कह देते हैं, पैलेट। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड पैलेट। और वो जो आपके सस्पेंडेड रहते हैं, ये वाले यहां से लेके यहां तक, ये सारे का सारा, तो ये जो सस्पेंडेड रहते हैं और जो सेडिमेंट नहीं किए, लिक्विड के अंदर ही प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इसको, जो ये पार्ट है आपका, इसको हमने क्या किया, हमने इसको इस ट्यूब में डाल दिया। और अब आपके पास, क्योंकि आपने इसको तो इसमें डाल दिया ना, तो ये आपके पास क्या आ गई है, एक पैलेट आ गई जिसमें आपके एक पार्टिकल्स जो हैं वो के जो कि सबसे ज्यादा जिनकी डेंसिटी थी, साइज था, वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब हमने ये वाला जो पोर्शन था इसको डाल दिया इसके अंदर। और अब क्या करेंगे, अब हम पहले की निस्बत स्पीड को बढ़ाएंगे। अब हमने स्पीड बढ़ाई तो क्या हुआ कि अब जो पार्टिकल्स जो थे, वो ये वाले जो पार्टिकल्स थे ये सेडिमेंट कर गए, इसको हम क्या कहेंगे, पैलेट। और जो ऊपर उसी तरह से जो आपका ये वाला पोर्शन है कि जो सस्पेंशन की फॉर्म में है, जो सेडिमेंट नहीं किया, इसको क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट। इसके बाद आपने क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन जो था इसको किस में डाल दिया, आपने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। और अब ये आपके पास क्या आ गई है, अलग हो गई है, ये पैलेट अलग हो गई है। इसके बाद आपने फिर वही काम करना है कि आपने फिर स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे। अब हमने क्या किया कि हमने फिर जब स्पीड बढ़ाई तो क्या हुआ कि ये वाले पार्टिकल नीचे बैठ गए, ठीक है। इसके बाद आपके ये वाले पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में रह गए। अब हमने क्या किया, इसको सुपरनेटेंट, जिसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट, को आपने क्या करना है, आपने इस ट्यूब में डाल लेना है। और जब हम अब स्पीड बढ़ाएंगे तो आपके पास जो स्मॉलेस्ट साइज के पार्टिकल्स थे वो भी आ जाएंगे। यानी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास सीरीज ऑफ पैलेट्स आ गई है। यानी एक ये पैलेट जो सबसे बड़े साइज के हैं पार्टिकल्स की, फिर ये वाली पैलेट आ गई, और फिर ये पैलेट आ गई, और फिर ये वाली पैलेट आ गई। इस तरह से हमारे पास क्या है कि हमारे पास काफी सारी पैलेट्स जो होती हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज की पैलेट्स जो होती हैं, वो हमें क्या होती हैं, मिल जाती हैं। और इस तरह से हम क्या सेपरेट कर लेते हैं, हर पैलेट में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो आपने सेल ऑर्गेनेल्स को साइज एंड डेंसिटी की बेस के ऊपर क्या किया, आपने अलग कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक जो है वो क्या है, डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब होता क्या है, हम स्टेनिंग क्यों करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि जो आपके मोस्ट जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मींस कि वो कलरलेस होते हैं, उनको कोई कलर नहीं होता। और आपको पता है कि जिस चीज का कलर ना, उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल है। हम उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उनके स्ट्रक्चर्स के दरमियान में कि हमें पता चल जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर है, हम उनको क्या करते हैं कि हम उसमें कलर डाइज जो है उनको इस्तेमाल करते हैं। अब इस टेक्निक जो है इसको हम क्या कहते हैं, स्टेनिंग टेक्निक्स कहते हैं। अब अगर आपने तो एक स्टेन यूज किया है, यानी कि पहला तरीका क्या है कि हम सिंगल स्टेनिंग यूज कर सकते हैं। सिंगल स्टेनिंग का क्या मतलब है कि जब आप एक स्टेन यूज कर रहे हैं, यानी जैसे कि आपके पास ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, बोरेक्स कार्बाइन यूज किया है, किसके लिए, न्यूक्लियस को स्टेन करने के। तो इसको आप क्या कहेंगे, सिंगल स्टेनिंग। क्यों, आपने एक स्टेन यूज किया। दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है, डबल स्टेनिंग या डिफरेंशियल स्टेनिंग, दोनों नाम इसके लिए यूज होते हैं। अब इसमें आप दो स्टेन्स यूज करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में क्या लिया इसमें कि एक हिमाटोक्सिलिन, किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, और दूसरी जो डाई यूज की, दो डाइज हम यूज कर रहे हैं इसमें, और दूसरी कौन सी है, इयोसिन। इयोसिन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म के लिए। सो क्योंकि हम दो डाइज यूज कर रहे हैं तो हम इसको डबल स्टेनिंग भी कहते हैं और डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कहते हैं। और इसका फायदा क्या होता है, आप ये स्लाइड में देख सकते हैं कि आपको डबल स्टेनिंग यूज करने की वजह से क्या होता है कि आपको जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे, आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको आसानी के साथ आप ऑब्जर्व फिर बाद में कर सकते हैं। सो इसलिए हम डबल स्टेनिंग को हम यूज करते हैं। इसके बाद
नेक्स्ट जो आपका है दैट इज माइक्रो डिसेक्शंस। माइक्रो डिसेक्शंस जो होता है उसमें क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि हम इसमें भी कई टेक्निक्स यूज करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जिस वक्त हम डिसेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। अब इसको करने की जरूरत क्या है, हम क्यों इसको करते हैं कि ताकि हम जैसे कोई भी जो आपके डेलिकेट टिश्यूज हैं जैसे कि आपके या सेल्स हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, नर्व्स है, नर्व सेल्स हैं, तो उनसे हम क्या चाह रहे हैं कि हम ट्यूमर को या ग्रेन्यूल्स को हम रिमूव कर दें। अब क्योंकि डेलिकेट स्ट्रक्चर है तो ये काम बड़ा सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम माइक्रो डिसेक्शन को यूज करते हैं, और हम उसको क्या करते हैं कि हम उसमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो इमेज है उसको हम क्या करते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, लार्ज टीवी स्क्रीन होती है, या उसको मॉनिटर कह लें, वो होता है। तो डिसेक्शन जिस वक्त कर रहे होते हैं तो हम उसको उस स्क्रीन के अंदर हम उसको देखते जाते हैं। अब डिफरेंट काइंड्स जो हैं इसकी टेक्निक्स जो हैं इसकी हम यूज की जाती है माइक्रो डिसेक्शन के अंदर, और वो उसमें नंबर 1 जो है वो कौन सी है, क्रोमोसोमल माइक्रो डिसेक्शन, और दूसरी कौन सी है, लेजर माइक्रो डिसेक्शन। अब सबसे पहले क्रोमोसोमल माइक्रो डिसेक्शन, इसमें क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि एक फाइन ग्लास नीडल यूज करते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप, और ताकि हम क्या कर सकें कि कंप्लीट माइक्रो जो आपका क्रोमोसोम है उसका एक पोर्शन जो है हम उसको स्टडी करने के लिए हम रिमूव कर सकें। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आप ये देख रहे हैं दिस इज अ ग्लास नीडल, फाइन ग्लास नीडल है, और इसकी हेल्प से हमने क्या किया कि हमारे पास पूरे का पूरा ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर से हमने क्या किया कि इसका एक पोर्शन जो है ये नीडल की वजह से की मदद से हमने क्या किया कि इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, और इस तरह से हम जो है वो स्टडी क्रोमोसोम्स को कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसके अंदर जो है वो कौन सा है, लेजर माइक्रो डिसेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अब इसमें लेजर यूज करेंगे माइक्रोस्कोप के थ्रू, और उससे हमें क्या फायदा होता है कि हम सिलेक्टेड सेल्स जो हैं उनको हम डिसेक्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि हमने अपने सिलेक्टेड सेल्स लिए हुए हैं, और अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लेजर को यूज करेंगे, ताकि हम क्या कर सकें कि जो सिलेक्टेड सेल्स है, जिन सेल्स को हम चाह रहे हैं कि हम डिसेक्ट कर लें, तो हम उनको डिसेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो थी आपकी माइक्रो डिसेक्शन की टेक्निक्स। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक जो है वो कौन सी है, टिश्यू कल्चर। आप टिश्यू कल्चर को कैसे डिफाइन करेंगे, द ग्रोथ ऑफ अ सेल और टिश्यू ऑन केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशंस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं कि हम सेल या टिश्यू जो है उसको हम केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम जो है उसमें जो है वो स्टेराइल कंडीशंस, ऑफ कोर्स स्टेराइल कंडीशंस देनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप स्टेराइल कंडीशन नहीं देंगे तो क्या होगा, कुछ भी और भी ग्रो करने लग जाएगा, तो आप तो नहीं चाहते, आप तो वो चीज चाह रहे हैं जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं। तो हम स्टेराइल कंडीशंस देते हैं, और उस टेक्निक को फिर हम क्या देते हैं, हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, टिश्यू कल्चर। अब इस टेक्निक को हम दोनों के लिए यूज करते हैं, यानी कि इसकी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक तो प्लांट टिश्यू कल्चर और दूसरा कौन सा है, एनिमल टिश्यू कल्चर। अब जब हम दोनों ही टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आप ये देख रहे हैं यहाँ इसमें इसके अंदर कि प्लांट टिश्यू कल्चर हम कैसे करेंगे कि हम एक्चुअली क्या करेंगे कि प्लांट क्लोनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो आप ये क्लोन्स को देख भी रहे हैं, ये भी क्लोन है, ये भी क्लोन है, और ये भी क्लोन है। तो प्लांट क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं। प्लांट क्लोनिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, और आपको पता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स को हम क्लोन्स कहते हैं। इसके बाद आपके पास दूसरी जो आ जाती है वो एनिमल टिश्यू कल्चर है। अब एनिमल टिश्यू कल्चर जो है उसको हम कैसे सेटअप करते हैं, हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल सेल्स को जो है हम ग्रो करते हैं, और एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है ग्लास कंटेनर की जो सरफेस है उसके ऊपर आपके पास क्या होता है कि एक लेयर जो है वो उसकी सेल्स की, वो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि लेयर ऑफ सेल्स जो है वो उसके सरफेस के ऊपर, जो है ग्लास कंटेनर की सरफेस के ऊपर एक लेयर ऑफ सेल्स जो है वो बन गई है। और अब इस टेक्निक का हमें फायदा क्या होगा कि हम इसको यूज करते हैं कि अगर हम सेल में कोई भी एबनॉर्मेलिटी देखना चाह रहे हैं, कि जैसे आप देखना चाह रहे हैं कि कैंसरस सेल तो नहीं है, या फिर आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कोई प्रेजेंट है, अगर उसको देखना चाह रहे हैं तो आप इस टेक्निक को यूज करते हुए देख सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टेक्निक जो है वो क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हम इसमें बात डिटेल में करेंगे, लेकिन जो मेनली टेक्निक है वो कौन सी है, क्रोमेटोग्राफी।
अब इसमें हम जो टेक्निक को यूज करते हैं वो क्या है कि इसमें सेपरेट करने के लिए इसको, यानी कि अगर डिफाइन करना चाह रहे हैं क्रोमेटोग्राफी को, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। यानी आपके पास मिक्सचर है और आप क्या चाहते हैं कि उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको क्या कर लें, आप एक दूसरे से सेपरेट कर लें। अब इसको हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे? आप इसकी हेल्प से मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स को जो है सेपरेट कर सकते हैं, अमाइनो एसिड्स के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं उनको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं, जिसमें मैं पहले भी नाम बोल रही थी पेपर क्रोमेटोग्राफी का। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी एक सिंपल और मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है, और इसमें क्या होता है, इसमें 2 फेजेस होते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक ये फेज है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि 2 फेजेस होते हैं, और उसमें जो है वो कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं, जो आपको ये नीचे बॉटम पे नजर आ रहा है, ये मोबाइल फेज है, जिसमें सॉल्वेंट है और जिसके अंदर हमने जिस चीज को सेपरेट करना चाह रहे हैं हमने इसमें उसको डाला हुआ है। इसके बाद दूसरा ये वाला फेज है, इसको क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेज। और ये होता क्या है? फिल्टर पेपर है ये। और अब ये जो दोनों फेज है ये स्टेशनरी फेज है, और वो जो आपका मोबाइल फेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि असल में जो सॉल्वेंट है ये इसके ऊपर जो है ना, वो जब आप इसमें इसको डिप का, इसका बिल्कुल सिरा जो होता है इसमें डिप करते हैं थोड़ा सा हल्का सा, और वो क्या होगा कि जब ये इसके ऊपर मूव करने शुरू कर देगा, जो मूव जो कर रहा है वो कौन सा होगा? फिर वो मोबाइल फेज होगा। अब 2 फेज है इसमें, मोबाइल फेज जिसमें सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में आपने क्या डाला हुआ है? उसमें आपने जिस मिक्सचर को अलग करना चाह रहे हैं वो डाला हुआ है। अब जब आप ये काम करते हैं तो क्या होता है? मोबाइल फेज जो है वो क्या करता है? ये जो स्टेशनरी फेज है इसके ऊपर मूव करना शुरू कर देता है, ये देख रहे हैं। और ये जो मूव कर रहा है, ये जो ये चीज हम इसको सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं, कि जो इसके ऊपर आपका ये मूव करता जाता है। अब जब ये मूव करता है इसके ऊपर स्टेशनरी फेज के ऊपर, तो जो मॉलिक्यूल्स जो कि मिक्सचर के इसके अंदर डिजोल्व थे वो क्या होते हैं कि वो डॉट्स की शक्ल में डिफरेंट प्लेसेस पे जो हैं वो स्टेशनरी फेज के ऊपर क्या होते हैं कि वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं अपनी एफिनिटी के लिहाज से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? जब आपके ये ऊपर आ गया है ये और आपके ये डॉट्स आपको मिल गए हैं, अब आपने क्या करना है कि जो ये वाला पेपर है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको स्प्रे करते हैं लिक्विड लोकेटिंग एजेंट के साथ, जो कि हमारी एक स्टेनिंग डाई होती है, इसमें निनहाइड्रीन अक्सर यूज करते हैं। और उससे क्या होता है कि आपको वो जो डॉट्स थे वो कलर्स की फॉर्म में नजर आने, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके कलर्स की फॉर्म में आपको फिर ये नजर आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपके पास डिफरेंट जो आपने वो इसमें मिक्सचर के अंदर जो आपकी जो भी आपने यूज किया, चाहे प्रोटीन को यूज किया आपने या आपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को या अमीनो एसिड को यूज किया था, वो क्या होंगे? वो आपके सारे यहाँ पर अलग अलग आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पेपर है इसको हम क्या कहते हैं? कि इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। ये जो हम कह रहे थे कि हमने फिल्टर पेपर हम इसमें यूज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस पेपर को क्रोमेटोग्राम कहते हैं। और जो ये पूरे का पूरा एपरेटस जिसमें हम ये सारा काम कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी चेम्बर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।